हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस जब अपन आया नेक्स्ट वीडियो डेट इज एब्जॉर्प्शन। ग्रेट। देखो यार, अभी अपने लास्ट वीडियो में देखा कि फार्माकोकाइनेटिक्स के अब अपन धीरे धीरे समझने वाले, लाइक एक एक टॉपिक जो है उसको समझने वाले। तो अपन ने देखा था फार्माकोकाइनेटिक्स जो है उसके अंदर 4 टॉपिक है समझने के लिए, ठीक है। दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब अपन एब्जॉर्प्शन को देखने वाले, करेक्ट। तो ये ओरिएंटेशन के साथ अपन चल रहे थे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, पीजीपी, पी ग्लाइकोप्रोटीन पंप, ठीक है। वैसे तो इसका नाम पीजीपी में ही पंप आ जाता है, ठीक है ना। बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें, ठीक है यार। बहुत मजा आने वाला है। अब एक्चुअली यहाँ से आपको फील और आना स्टार्ट होगा कि अपन कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, तो ओरिएंटेशन तो आपको मिला हुआ है यार। एक बार फिर बता दूं कि अपन ने क्या देखा था। जैसे ड्रग जो भी थी, अपन ने वो चार्ट बनाया था, याद है। ड्रग इन डोसेज फॉर्म था, ठीक है। वो ड्रग रिलीज हुई, ठीक है। ड्रग इन सोल्यूशन, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अब ये जाएगी ब्लड के अंदर, करेक्ट। और इससे अपन कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। ऐसे अपन कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और इसके अंदर फिर अपन ने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है ना, एक्सक्रीशन क्या हो रहा है। ये सब अपन ने इस तरीके से देखा था चीजें। आगे मेरी बात समझ में, पर ध्यान रखना अब अपन करके आ रहे सिर्फ एब्जॉर्प्शन देखेंगे, उसके बाद एक एक करके देखेंगे, करेक्ट। तो ये जो एक एरो लगाया ना कि भाई ड्रग जो सोल्यूशन में वो ब्लड में कैसे पहुंच रही है, ड्रग कैसे ब्लड तक पहुंच जा रही है, इसी को अपन एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। और इसी चीज को अब मैं जूम इन कहेंगे ना, हाँ, जूम इन करने वाले, ठीक है ना। अब देखेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। मजा आएगा, देखते हैं। देखो, बेसिक सबसे मोस्ट कॉमन रूट में अगर बात करूं तो ओरल रूट की अपन बात करते हैं। और ओरल रूट से अगर अपन कोई ड्रग ले रहे तो बेसिकली उसने एब्जॉर्ब होना है, मान लो इंटेस्टाइन पे, करेक्ट। ओके, अब देखो इंटेस्टाइन पे एब्जॉर्ब होना है। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ इंटेस्टाइन आपको समझा सकूं कि मान लो ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होना है, ठीक है, ठीक है। ओके, ग्रेट। इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होना है। और ये मान लो ये तो है अपना लिपिड बायलेयर, ठीक है ना। तो ये हो गई लिपिड बायलेयर, ठीक है। तो ये अपनी लिपिड बायलेयर है, ठीक है। और ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, ठीक है ना। और ये अपना ब्लड ल्यूमेन है, मतलब यहाँ पे अपना ब्लड है, ठीक है। और ये ब्लड ल्यूमेन कह लो, जिसके अंदर अपन को पहुंचना है, करेक्ट। तो कोई भी ड्रग कैसे पहुंच रही है, सबसे मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म एक ड्रग का एब्जॉर्ब होने का, डेट इज सिंपल और पैसिव डिफ्यूजन, करेक्ट। ये चीज अपन देखते ही आए अब तक, हर जगह यही होता है। तो मान लो एक ड्रग है, ऑफकोर्स यहाँ पे एक हायर कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग है, ये डी, कैपिटल डी मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन। और ये ड्रग सिंपली यहाँ आ जाएगी, डेट इज कॉल्ड सिंपल और पैसिव डिफ्यूजन। कोई भी ड्रग हो ऐसे, ये आई, ये आ गई, ठीक है ना। इससे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, पैसिव या सिंपल डिफ्यूजन। और ये मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है कोई भी ड्रग लेने का, ठीक है ना। ओके, देखो एक चीज और थी जो अपन एब्जॉर्प्शन समझ रहे, अभी मैंने आपको बताया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अभी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, ठीक है ना, 0 नंबर पे, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा खेल पूरा फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन तब आपको समझ में आएगा जब मैं एक बार आपको एब्जॉर्प्शन समझा दूंगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स कैसे कैसे अगर अपन इसको वेरी करेंगे तो एब्जॉर्प्शन वेरी होगा, करेक्ट। और ये एक बेसिक क्वेश्चन है, बाकी ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है ना। मुझे अभी याद है यार, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, मुझे लगा अपन वही तो वीडियो देख रहे हैं, बट अपन इस तरीके से चलने वाले, करेक्ट है ना। 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो बेसिकली अगर कोई भी ड्रग हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही है तो वो कहलाता है पैसिव और सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। ड्रग है, उसने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस कर देनी है और सिंपली वहां पहुंच जाएगी, कोई एटीपी वेटीपी कुछ यूज नहीं हुआ, ठीक है। अब समझ लो कोई ड्रग है, ठीक है ना, ये ड्रग है, ठीक है। और ये जा रही है थ्रू एक्विस चैनल्स, ये है अपना एक्विस चैनल, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया सबक्यूटेनियस इंसुलिन, ठीक है ना। हालांकि सबक्यूटेनियस इंसुलिन का मतलब है कि अपन ने सबक्यूटेनियसली दिया है, यहाँ पे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन ब्लड ल्यूमेन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। मैं आपको बता रहा हूँ एक ड्रग कैसे एब्जॉर्ब हो रही है। ये तो मैंने बताया था, जैसे ओरल रूट से ड्रग आ रही है, मान लो सबक्यूटेनियस इंसुलिन है, तो वो ऐसे एब्जॉर्ब होता है थ्रू एक्विस चैनल, ठीक है ना। ये अपना एक्विस चैनल, ठीक है। और यहाँ पे वो ड्रग आ गई, करेक्ट। और इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन, करेक्ट। तो ये एक मैकेनिज्म हो गया, ये एक दूसरा मैकेनिज्म हो गया। तीसरा समझना, देखो अगर बीच में कैरियर आ गया, ठीक है ना, कोई कैरियर है जो एक ड्रग को दूसरी ड्रग की तरफ ले जा रहा है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो लेट्स से यहाँ पे एक ड्रग है डी, ठीक है, और एक बीच में कैरियर है, ठीक है, ये हो गया कैरियर,
ठीक है, अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन अगर ड्रग जा रही है, ठीक है, और वो यहाँ पहुंच रही है थ्रू कैरियर, है ना, इससे अपन कहते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन या फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, करेक्ट, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। ओके, अब आप देख पा रहे हो ये है अपना थर्ड, ठीक है, आप देख पा रहे हो पैसिव और सिंपल, पैसिव डिफ्यूजन और फैसिलिटेट डिफ्यूजन में क्या फर्क है, बस पैसिव के अंदर कोई कैरियर नहीं है, सीधा सीधा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जा रहा है, लेकिन फैसिलिटेट डिफ्यूजन में कैरियर है, एक ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, और एटीपी के बिना यूज हुए, ऑफकोर्स मैंने कैपिटल डी यहाँ लिखा है, स्मॉल डी यहाँ लिखा है, मतलब एटीपी यूज नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब देखो, मान लो ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है, तो यहां अपना आ गया कैरियर, ठीक है, और अगर ड्रग जा रही है, जैसे कि यहां पे ऑलरेडी हाई कॉन्सेंट्रेशन था, यहां पे स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन है, तब भी ड्रग जा रही है थ्रू अ कैरियर, इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आया समझ में, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये हो गया फोर्थ, कि आप देख पा रहे हो अपन कितने अलग अलग तरीके देख रहे एक एब्जॉर्प्शन के होने के, समझ में आ रहा है। देखो मस्त तरीके से आपको समझ में आएगा, एक पैटर्न डेवलप होगा आपको कि पढ़ना कैसे रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फैसिलिटेट डिफ्यूजन की, ठीक है ना, तो एक्चुअली ये जो कैरियर है, ठीक है, इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, मैंने आपको फिजियो में भी पढ़ाया था एंडोक्राइन के अंदर, ग्लूट रिसेप्टर, जो कि एक्चुअली क्या करते हैं, ब्लड से स्केलेटल मसल के अंदर ग्लूकोज जाता है, ठीक है ना, थ्रू ग्लूट रिसेप्टर, ठीक है, ग्लूट रिसेप्टर। और अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो है अपने पास SGLT1 SGLT2। एक्चुअली देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं हो रहा ल्यूमेन के लेवल पे। एग्जांपल देखो, मान लो किडनी के जो ट्यूब्यूल्स है ना, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, उस ट्यूब्यूल्स से जो ग्लूकोज है अपन को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है ना, वो काम, क्योंकि ऑफकोर्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा, क्योंकि ऑफकोर्स ब्लड के अंदर वैसे तो ग्लूकोज ज्यादा ही है, पर यूरिन से फिर भी ग्लूकोज एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, तो वो ये काम करता है SGLT1, दैट इज इट एब्जॉर्ब ग्लूकोज, और SGLT2 रीअब्जॉर्ब ग्लूकोज। आई मेरी बात समझ में। तो इस तरीके से पूरी चीजें चल रही है। मैंने आपको एग्जांपल दे के समझा दिया ना, फैसिलिटेट फिल्ट्रेशन का एग्जांपल, ठीक है, सबके एग्जांपल दे दिए। फिल्ट्रेशन के अंदर सबक्यूटेनियस इंसुलिन, ठीक है, इसके अंदर ग्लूट रिसेप्टर, इसके अंदर SGLT1 SGLT2। आपको समझ में आया किस किस तरीके से एब्जॉर्प्शन हो सकता है, करेक्ट। कुछ लोग कह रहे क्या वाह क्या मस्त पढ़ाया, मतलब बेसिकली देखा जाए तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, तुम्हें मजा आ रहा है, मतलब ठीक है तरीके से पढ़ाया, थोड़ा एक सिस्टमिक लग रहा है, बट अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं है। फार्मा का एफ भी स्टार्ट नहीं किया फार्मा में एफ आता भी नहीं है, पी आता है ना फार्मा खुद मिसनोमर है, इसलिए इसमें बहुत सारे मिसनोमर्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो अब अपन देखते हैं, ये चीज समझ में आ गई। देखो हो क्या रहा है, मैंने आपको बताया पैसिव डिफ्यूजन है, वो है मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म, करेक्ट। देखो समस्या समझना भाई, होना क्या है, एक ड्रग है, ठीक है, ड्रग जाएगी, ठीक है, अंदर ड्रग आई, ठीक है, और ये ड्रग फिर फाइनली ऑफकोर्स जहां लो कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ही जाएगा, यही तो है अपना पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। मैं पैसिव डिफ्यूजन की बात कर रहा हूं, होना ये चाहिए पर होता ये नहीं है। होता क्या है समझो, यहां पे एक है पंप, इस पंप का नाम है PGP, दैट इज पी ग्लाइकोप्रोटीन पंप, ठीक है। ये PGP पंप क्या करता है, ये जो ड्रग आई है इस थोड़ी सी ड्रग को बाहर निकाल देता है, और कुछ ही ड्रग यहां जा पाती है, समझ रहे हो मेरी बात। तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से समझो तो PGP पंप भी एक तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्टर का एग्जांपल है, ठीक है ना। अगर एक ड्रग हाई कंसेंट्रेशन में यहाँ आ गई, ठीक है, यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, अब जाना यहाँ चाहिए था, बट स्टिल ये ड्रग को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। और ये इस प्रोसेस को कहते हैं ड्रग इफ्लक्स, कि भाई ड्रग आई और ड्रग को बाहर निकाल दिया, एक्चुअली ब्लड तक पहुंचने ही नहीं दिया, ये कह लो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने ही नहीं दिया, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब देखा जाए तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक मिसनोमर है, ठीक है, यहाँ कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, ना कोई कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ना कोई एनाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, बट जो ड्रग आई वो सारी अवेलेबल नहीं है ब्लड तक पहुंचने के लिए, और कुछ ड्रग इफ्लक्स हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ड्रग इफ्लक्स। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, समझ में आया। दिस रेफर्स टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन into the systemic circulation, आ नहीं पा रही। This implies that the drug is eliminated बिफोर इट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे KDT के जो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब स्टैंडर्ड बुक से मैं ला करके कंटेंट आपको दूंगा जिससे आपका लेवल एकदम स्टैंडर्ड बना रहा है। ये ध्यान रखना, जिस बंदे ने सेकंड ईयर MBBS का अच्छा कर लिया ना, लोगों को बहुत गलत फहमी, सेकंड ईयर हनीमून फेज है, भाई मूर्ख हो तुम लोग, है ना, जो ये सोचता है कि सेकंड ईयर में मजे करने, क्योंकि ना सारे अभी क्या होता है, फर्स्ट ईयर के बच्चे सेकंड ईयर में आते हैं अलग ही चौड़ में होता है ना, कि भाई जूनियर को बुला ले, आज उसका थोड़ा सा दोस्ती करेंगे उसके साथ, ठीक है ना। तो ये दोस्ती करो नो डाउट, बट ऐसा वो सीनियर
ईयर जूनियर को समझा रहा होता है भाई पढ़ने आएगी यहाँ पे ठीक है। फिर वही जो सेकंड ईयर का बच्चा है वो एग्जाम आते आते लाइक बाय द एंड ऑफ द सेकंड ईयर वो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहा था, सर पढ़ूँ क्या यार, ये तो बता दो, मेरे को याद ही नहीं हो रही चीज़ें। तो वो ऐसी हरकतें नहीं करनी। सेकंड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बंदे ने सेकंड ईयर को बहुत अच्छे से कर लिया ना, आप समझो आपका पूरा एमबीबीएस बहुत स्ट्रांग हो गया, ठीक है। फर्स्ट ईयर बेसिक था, उस बेसिक के ऊपर अपन सेकंड ईयर में सारी चीजें देखते हैं, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कहीं ना कहीं बस मैनेजमेंट है, चीजों को जोड़ रहा है ना। पैथो फार्मा माइक्रो जुड़ती जा रही है और फिर सब्जेक्ट्स बनते जा रहे हैं, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडिया, एनेस्थीसिया, डर्मा, ऑर्थो, रेडियो, ईएनटी, ऑप्था, फॉरेंसिक, कम्युनिटी मेडिसिन, इस तरीके से साइकेट्री, है ना। तो ये चीज समझा रहा हूं मैं आपको। तो सेकंड ईयर को बहुत ध्यान से देखेंगे, ओके। तो मैं क्या कह रहा था कि ये प्रोसेस को कहते हैं अपने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और ये एक्चुअली कौन करा रहा है, पी ग्लाइकोप्रोटीन पंप। समझ में आया मेरी बात। ये एक्चुअली सिर्फ इंटेस्टाइन के लेवल पे नहीं होता, ये जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ये एक्चुअली या तो इंटेस्टाइन के लेवल पे हो सकता है और लिवर के लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसे अपन कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो ये पीजीपी पंप भी सारा खेल खराब कर रहा है। क्यों? क्योंकि पीजीपी पंप के कंट्रोल में सब कुछ है। तो समझो, अगर मान लो, समझना, ये पीजीपी पंप वैसे जनरली कौन सी ड्रग पे एक्ट करता है, ठीक है, ये चीज को समझो। जनरली पीजीपी पंप अपने एक्ट करता है इसके ऊपर, डिजॉक्सिन के ऊपर, ठीक है ना। तो डिजॉक्सिन इसका बेसिक सबस्ट्रेट है, ठीक है ना। तो अगर मैं पीजीपी पंप की बात करूं, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है ना। तो लेट्स से ब्लैक पेन से लिखते हैं, ठीक है। तो ये पीजीपी पंप है, ठीक है। तो ये पीजीपी पंप एक्चुअली इसका जो सबस्ट्रेट है, मतलब जो ड्रग इफ्लक्स होने वाली है, ठीक है ना, वो मेनली है अपना डिजॉक्सिन, ठीक है। वैसे और भी हो सकते हैं लाइक रिफाम्पिसिन या प्रोटीएस। यार बहुत यार एक्चुअली होता क्या है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है और सारे पंखा वंखा सब बंद करके पढ़ाना पड़ता है ना, बहुत दिक्कत आती है। प्रोटीएस इनहिबिटर, ठीक है। तो ये इसके बेसिक सबस्ट्रेट है जो एक्चुअली इफ्लक्स ड्रग है, ठीक है ना, जो ड्रग इफ्लक्स होनी है, ड्रग इफ्लक्स्ड। बट ये पीजीपी पंप के कुछ वो भी है, क्या कहते हैं, स्टिमुलेटर, और कुछ इनहिबिटर भी है, करेक्ट। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि कौन इसका स्टिमुलेटर है और कौन इसका इनहिबिटर है। तो अगर अपन जैसे इसे स्टिमुलेटर नहीं कहते, एक वर्ड है इंड्यूसर, तो वो चीज जो इसे इंड्यूस करेगी, ठीक है ना। तो अगर मान लो मेरी बात, अगर ये एक इंड्यूसर है, तो एक्चुअली आपने अगर ये ड्रग दी भी है, लेट से आपने डिजॉक्सिन दी भी है और आपने एक इंड्यूसर भी उसके साथ दे रखा है, लाइक आपको कोई नॉलेज नहीं है ड्रग्स की, ठीक है ना, आपने डिजॉक्सिन दी और साथ में कोई इंड्यूसर दे दिया। इसका एग्जांपल देखे तो जैसे कि हो गया रिफाम्पिसिन, ठीक है ना। तो आपने रिफाम्पिसिन और डिजॉक्सिन साथ दे दी, तो बेसिकली होना क्या है, एक तो वैसी पीजीपी पंप डिजॉक्सिन पे एक्ट करेगा, साथ में इंड्यूसर पीजीपी पंप को और स्टिमुलेट कर देगा, तो और डिजॉक्सिन बाहर जाएगा। मतलब आप डोज ज्यादा दे भी रहे हो तो भी डिजॉक्सिन सिस्टमिक सर्कुलेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है ना, और फिर वो एक्ट नहीं कर पा रहा। समझ में आ रहा है। तो ये लॉजिक्स और ये कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। अगर इनहिबिटर की बात करें तो कौन सी ड्रग है जो इनहिबिटर है पीजीपी पंप की, तो इनहिबिटर की बात करें तो वैक्सीन से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, बहुत फेमस ट्रिक है, ठीक है, वेरापामिल, एमायोडेरॉन, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, आइसोनियाजिड, करेक्ट, निफिडिपिन, और ई से एरिथ्रोमाइसिन। मतलब और भी एंटीबायोटिक्स है, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो ये सारी एंटीबायोटिक्स है। तो मेरी बात समझो, मान लो जनरली ये बहुत कॉमन सिनेरियो है कि एक पेशेंट है, ठीक है, जिसको अपन ने डिजॉक्सिन और एंटीबायोटिक दी, एंटीबायोटिक में समझ लो एजिथ्रोमाइसिन दी या एरिथ्रोमाइसिन दी, कोई भी एंटीबायोटिक दी, तो एक्चुअली होगा क्या, ये जो एंटीबायोटिक है ये इनहिबिटर है, ठीक है। तो ये पीजीपी पंप को इनहिबिट करेगी और बेसिकली डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी। तो आप समझ पा रहे हो कि इनहिबिटर जो होगा वो ड्रग की टॉक्सिसिटी करेगा और जो इंड्यूसर होगा वो ड्रग का फेलियर करेगा। मतलब भाई ड्रग जा रहा है बट ये इसको इंड्यूस कर रहा है तो और ज्यादा ड्रग इफ्लक्स हो रही है, तो अपन को लगेगा ड्रग फेल हो गई, है ना। और अगर इनहिबिटर दोगे तो क्या लगेगा, जैसे ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई। तो कभी भी पेशेंट को अगर डिजॉक्सिन के साथ कोई एंटीबायोटिक दे रहे हो, ठीक है ना, तो ऑलरेडी डिजॉक्सिन का डोज कम कर दो। क्यों? क्योंकि ड्रग टॉक्सिसिटी होने के चांसेस है। आई मेरी बात समझ में? ग्रेट। तो ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन का एक मेन सार था जो मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है ना। ओके ग्रेट। अभी ना एक बार मैं एक्चुअली के सारा पढ़ाना चाह रहा हूँ, है ना, उसके बाद अपन देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, है ना। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, उसके बाद अपन देखेंगे बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस, करेक्ट। देखो एक चीज और समझना, भाई पैसिव डिफ्यूजन ऐसे ही नहीं हो जाता यार, सारे कुत्ते अभी भौंक रहे हैं,
दिमाग खराब कर रखा है। देखो पैसिव डिफ्यूजन ऐसे नहीं हो जाता कि कोई हलवा नहीं कि यहाँ से कोई चीज़ है यहाँ चली गई। होता क्या है, कोई चीज़ यहाँ तभी देखो समझना क्या है ना, यहाँ पे है प्रोटीन्स, करेक्ट, क्योंकि भाई ऑफकोर्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो प्रोटीन्स है, और प्रोटीन जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो कोई भी ड्रग है ना, ये चार्ज पार्टिकल है, तो कोई भी ड्रग डायरेक्टली नहीं जा पाती, ठीक है। ये एक प्रोटीन एक चार्ज पार्टिकल है, तो कोई भी ड्रग डायरेक्टली नहीं जा पाती थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कहने का मतलब अगर एक ड्रग अनआयनाइज्ड है, ठीक है, अगर एक ड्रग अनआयनाइज्ड है तभी वो जा पाएगी, करेक्ट। और अगर एक ड्रग आयनाइज्ड है तो वो इस रूट से नहीं जा सकती। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां लिख दो आयनाइज्ड। तो अगर कोई ड्रग अनआयनाइज्ड है तो वो चली जाती है, अगर कोई अनआयनाइज्ड है तो वो चली जाती है, अगर आयनाइज्ड है तो वो नहीं जा पाती। तो समझना हो क्या रहा है, देखो अनआयनाइज्ड का दूसरा मतलब है जो कि अपन हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। अनआयनाइज्ड का मतलब है या तो वो ड्रग वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है, और आयनाइज्ड मतलब अनआयनाइज्ड का मतलब है कि वो ड्रग लिपिड सॉल्यूबल है, ठीक है ना। और जो आयनाइज्ड है, करेक्ट यार, सॉरी यार, मतलब वो मैं बोलने गया था आंटी को कि आंटी यार एक बार ये आपकी छोटी छोटी पप्पी को बांध के रखो यार, डिस्टर्ब कर रहे। मैं क्या कह रहा था, लेकिन वो मानी नहीं आंटी। आंटी ने कहा तुम हमारे पप्पी को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो देखो यार मैं क्या कह रहा था, हाँ देखो ड्रग क्या हो सकती है, अनआयनाइज्ड या फिर आयनाइज्ड हो सकती है, करेक्ट। जो अनआयनाइज्ड ड्रग है वो डायरेक्टली यहाँ से चली जाती है, इससे अपन कहते हैं लिपिड सॉल्यूबल ड्रग, ठीक है ना। और जो आयनाइज्ड ड्रग है वो नहीं जा पाती एक लिपिड मेम्ब्रेन से, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन भी चार्ज पार्टिकल है, इससे कहते हैं वाटर सॉल्यूबल ड्रग, ठीक है। ये कह लो पोलार ड्रग, और ये हो गई नॉन पोलार ड्रग। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है, समझना मेरी बात। अगर ये ड्रग नहीं जा पा रही, यही लॉजिक एक्चुअली अपन यूज करते हैं एक्सक्रीशन के अंदर। तुम समझ रहे हो, इसका मतलब ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही तो इसका मतलब अपन ड्रग को एक्सक्रीट करा सकते हैं। देखो मैं एक अच्छे पेज पे बनाता हूँ फिर समझ में आएगा। देखो लेट से ये है अपन, मैं एक सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहा हूँ भाई, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना था, ठीक है, बट सारे नहीं जा पाते, क्यों? क्योंकि बीच में है प्रोटीन, ठीक है ना। तो ये नहीं जा पा रहा, ठीक है, जो नहीं जा पा रहा और जो जा पा रहा है, एक्चुअली जा वही पाता है जो अनआयनाइज्ड है, और कौन नहीं जा पाएगा? जो आयनाइज्ड है। आयनाइज्ड को क्या कहते हैं? वाटर सॉल्यूबल। अनआयनाइज्ड मतलब लिपिड सॉल्यूबल, करेक्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्चुअली यूज होता है एक्सक्रीशन के अंदर, ठीक है ना, कि भाई ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही तो इसका मतलब अपन ड्रग को एक्सक्रीट करा सकते हैं। और अनआयनाइज्ड ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है एब्जॉर्प्शन का। तो बेसिकली होता है कि कोई भी ड्रग 100% आयनाइज्ड या अनआयनाइज्ड नहीं होती, ड्रग मिक्सचर रहती है। तो देखो हो क्या रहा है भाई, आपने अनआयनाइज्ड ड्रग को यहाँ पहुंचा दिया, ये ड्रग अनआयनाइज्ड होती कैसे समझना। जब देखो मैं एक मेन पॉइंट पर आने वाला हूं, वो पॉइंट पकड़ना। जब ड्रग का पीएच, लाइक पीएच ऑफ ड्रग एंड पीएच ऑफ मीडियम अगर ये सेम होता है, आर इक्वल, ठीक है ना, तब एक ड्रग क्या होती है? अनआयनाइज्ड। कहने का मतलब, और अनआयनाइज्ड हो जाएगी मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगी। कहने का मतलब लेट से अभी जैसे अपन मान लो ओरल ड्रग ले रहे, ठीक है, तो एसिडिक मीडियम कहाँ हमें देखने को मिलेगा? एसिडिक मीडियम मिलेगा स्टमक में, ठीक है, और एक बेसिक मीडियम कहाँ देखने को मिलेगा? वो मिलेगा ड्यूडेनम में या कह लो स्मॉल इंटेस्टाइन में, करेक्ट। कहने का मतलब आपने मान लो एक ड्रग दी, ठीक है, जो कि एसिडिक है, तो वो एब्जॉर्ब कहाँ से होगी? करेक्ट, स्टमक से। क्यों? क्योंकि एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में, ठीक है, पीएच ऑफ द मीडियम एंड पीएच ऑफ द ड्रग इक्वल हो गया, तो एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में अनआयनाइज्ड हो जाएगी और वो ड्रग स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसलिए अपन कहते हैं कि भाई ये ड्रग स्टमक में एब्जॉर्ब होती है। क्यों? क्योंकि वो ड्रग एसिडिक है, उसका पीएच एसिडिक है, तो एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में अनआयनाइज्ड हो जाएगी और एब्जॉर्ब हो जाएगी। और मान लो मैंने कोई बेसिक ड्रग दी तो वो कहां से एब्जॉर्ब हो जाएगी? सिमिलर, स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसी तरीके के कॉन्सेप्ट समझ में है। तो अनआयनाइजेशन होने से ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहां लगता है? एक्सक्रीशन में, और ये अपन यूज करते हैं कैसे? मान लो कोई ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई, ठीक है ना, तो मान लो ये ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई, ठीक है ना। अब अपन क्या चाहते हैं कि ये ड्रग एब्जॉर्ब ना हो, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। तो देखो क्या होता है, आयनाइजेशन कब होता है भाई? मैंने आपको बताया अनआयनाइजेशन कब हो रहा है? जब पीएच ऑफ अ ड्रग एंड पीएच ऑफ अ मीडियम आर इक्वल, ठीक है ना। अब आयनाइजेशन कब होगा? जब पीएच ऑफ ड्रग एंड पीएच ऑफ मीडियम आर डिफरेंट। मेरी बात आ रही है समझ? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर दोनों का पीएच अलग होगा, ठीक है, तो अनआयनाइजेशन होगा, है ना। तो देखो हो क्या रहा है, मैं कौन सा पेन यूज करूं? हाँ, ब्लू यूज करते ना। तो पीएच ऑफ मीडियम और पीएच ऑफ द ड्रग अगर अलग है तो अनआयनाइजेशन, तो आयनाइजेशन होगा, और आयनाइजेशन हो जाएगा तो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी और ड्रग एक्सक्रीट हो जाएगी, और अब अपन ड्रग की टॉक्सिसिटी को बचा लेंगे। तो कहने का मतलब मान लो कोई ड्रग जो है वो एसिडिक है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एसिडिक ड्रग का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ,
ठीक है ना, तो हो गया एस्पिरिन, करेक्ट, एस्पिरिन हो गया, फिनोबार्बिटल या मिथोट्रेक्सेट, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स है अगर इनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, आपको मिथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी बहुत आराम से देखने को मिलेगी, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी बहुत इजीली देखने को मिलेगी। तो जब भी ऐसा हो रहा है तो यूरिन एल्कलाइनाइजर यूज करो, एल्कलाइनाइजर, ठीक है। और इसका एग्जांपल है बाइकार्बोनेट। तो कहने का मतलब अगर एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी हो जा रही है, मिथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी हो जा रही है, तो अपन यूरिन एल्कलाइनाइजर यूज करेंगे, दैट इज बाइकार्बोनेट। जिससे क्या होगा, पीएच ऑफ द ड्रग और पीएच ऑफ मीडियम अलग हो जाएगा, ड्रग आयनाइज हो जाएगी और ड्रग फिल्टर होने के बाद भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगी और वो एक्सक्रीट कर जाएगी, ठीक है, ये एक्सक्रीशन के अंदर चली जाएगी। आई मेरी बात समझ में, इस तरीके से हम ड्रग टॉक्सिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सेम विद द यही कॉन्सेप्ट उसके साथ है, बेसिक ड्रग के साथ। मान लो अगर कोई ड्रग बेसिक है जैसे कि एम्फिटामिन, ठीक है, ये ड्रग बेसिक है, तो आप क्या यूज करोगे, यूरिन एसिडिफायर, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। तो अगर आपने अमोनियम क्लोराइड दिया तो ये ड्रग की टॉक्सिसिटी भी ठीक हो जाएगी। तो मोटी मोटी बात ये है कि अगर इनकी टॉक्सिसिटी होगी तो बाइकार्बोनेट देना है और एम्फिटामिन की टॉक्सिसिटी होगी तो अमोनियम क्लोराइड देना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। ये जो पीजीपी पंप का जो कॉन्सेप्ट आने बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये पीजीपी पंप का एक्चुअली कॉन्सेप्ट है ना, ये जो अपनी ये टेक्नोलॉजी है ना, ये अपनी बॉडी में है, पर ये टेक्नोलॉजी भी फिलहाल बैक्टीरिया को भी पता चल गई है। ये मान लो कैंसर सेल है, लेट्स से ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और अपन ने एक ड्रग दी, करेक्ट, लेट्स से अपन ने कोई ड्रग दी, ठीक है, और ये ड्रग जा रही है हाई कॉन्सेंट्रेशन में, अपन ने ड्रग दी। एक्चुअली क्या होना था, ये एक्सपेक्ट करनी थी, ठीक है, ड्रग अंदर आ जानी थी, पर क्या करे, आपको पता है जो अपना बैक्टीरिया है उसके पास भी ये पीजीपी पंप है, ठीक है, और ये जो मतलब एक पीजीपी पंप नहीं, सॉरी, एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, सॉरी, पीजीपी पंप नहीं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर है जिसकी वजह से ये ड्रग को एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो ड्रग है ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग है, ठीक है ना, और ये अगेंस्ट है। तो ये भी एक एग्जाम्पल एक्टिव ट्रांसपोर्टर का, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टर अपने वहां पे भी लगे हुए जो है कैंसर सेल, बैक्टीरिया, और यही रीजन है ये एक्चुअली कराते हैं ये एक्चुअली एक वन ऑफ द गुड कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड ड्रग रेजिस्टेंस। तो ड्रग रेजिस्टेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये भी एक एग्जाम्पल है कि एक बैक्टीरिया के साथ भी एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर है जो कि एक्चुअली ड्रग को बाहर निकाल देता है, करेक्ट। और वैसे तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्टर मेनली पीजीपी पंप ही है, पर आप हर जगह पीजीपी पंप यहां मत लगाओ, आप एक्टिव ट्रांसपोर्टर कह सकते हो, पीजीपी पंप भी कह सकते हो। मेनली पीजीपी पंप एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फार्मा के अंदर, जहां पे अपन बेसिकली इसको ध्यान में रख के सारी ड्रग्स पे वर्क करते हैं, करेक्ट। तो ये सारी चीजें थी जो मेरे को आपको समझानी थी, है ना। और ये एक पूरा था एब्जॉर्प्शन होता कैसे, और इसके अंदर अपन एक चीज और देखी पीजीपी पंप के बारे में, ठीक है ना। तो इस वीडियो में देखो अपन ने ना 2-4 टॉपिक्स कवर कर लिए, ठीक है। एक तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एक अपन ने देखा पीजीपी पंप क्या होता है। ऑफ कोर्स ये दोनों चीजें सिमिलर ही है, अगर कोई समझदार अब समझ गया होगा तो, करेक्ट। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसकी अगली वीडियो में देखेंगे बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस। तो इस तरीके से अपना हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और फिर अपन देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, फिर अपन देखेंगे मेटाबॉलिज्म, फिर अपन देखेंगे एक्सक्रीशन, और इस तरीके से हो जाएगी अपनी फार्माकोकाइनेटिक्स, और फिर अपन देखेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। और इस तरीके से फार्माकोडायनेमिक्स ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा लाइक अपने लिए मेनली फिलहाल तो फार्माकोकाइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एमबीबीएस। बाकी देखते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में मैं कितना बताऊँ आपको, तो बुक के अकॉर्डिंग कि हाँ यार इतना रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड की तरफ अपन चलेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को करेंगे। और इस तरीके से अपन पढ़ेंगे फार्मा, मेरा नाम लिख दूँ, बाय द हेल्प ऑफ आशीष सर, ठीक है ना, ग्रेट। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी यार। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है। आप यार कमेंट पे लाइक कर देते दूसरों के कमेंट्स पे, उससे क्या होता है यार, कमेंट मुझे दिखते नहीं है कि यार कोई कुछ देख भी रहा है कि नहीं। हर इंसान यार जो भी देख रहा है प्लीज़ कमेंट करें, यहाँ तक देखा है तो कमेंट करना बनता है, करेक्ट। और जितना भी मैं लिखता हूँ, जितना भी प्रॉपरली आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे मेरी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सारे फार्मा के नोट्स अपन वहाँ पे अपलोड करते जा रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।